नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी लाल पान की बेगम का कथानक लेकर। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शक्कर कंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचा खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआन की दुकान छोबा गुड़ लाने सो अभी तक लौटी नहीं। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पघैया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले के पास ही फेंक दिया। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास में ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही थी। आहा आए आए हर हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट अर्थात जूट का पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। यहाँ इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर में है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई थी? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ बिरजू की माँ, या के आगे नाथ न पीछे और रे पीछे पघैया, तब ना आ। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ आ सर्वे शीतल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल चाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा दनहर जमीन का पर्चा पट्टा पट जाता। फिर तुम्हारे घर भी 8-10 मन सोना बंग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पघैया झूलती। जंगी की पतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर भी है और किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नाम ही लठैत, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब
आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, हरजाई कहीं की। अरी चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डाल दी और चौंधिया दिया उसे। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह चलो जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोबा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है ऐ सहुआइन, जल्दी से सौदा नहीं देती। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई, जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर मैं शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया 1 उंगली गुड़ दे दें। बिरजू ने तलहती फैलाई। दे ना मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोंट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, भैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं।
जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस को, हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे नहीं सुहाता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थीं। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी। तुमने बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले में झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आएँ। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय से घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है भाई। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय ज़मीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह कर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगाकर देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आँखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गाँव की किसी पुतकौखी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उसका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। ये ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें। खूब मोहन जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए,
मुझे ज़मीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बार बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी लोट देखने को भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब आएंगी पतली जीभ वाली पतोइया, सब हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीदार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है। किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में है। किसी के पास एक घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। हूँ, दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव में टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदिया टोली में गांजे की चिलन चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई। उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजू मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जाग ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कसकर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ उठती क्यों नहीं। ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसर पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत, नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का, हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई
नेम धर्म से बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न ना पड़े। ये लोग दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला क्या? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी? पूछूंगा तब। कोयरी टोला वालों से ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने जरा नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नाथ पगैया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांकती खांसती आई। इसी की घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी, नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? बुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं बुआ। बुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज़ा किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक बहे सहुआइन राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले, और कह गई डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए। बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखलाने गया। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने का भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया कहने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे हुए दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 सरकंद खा लिया। हा। सभी भी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूँ फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अभी शकरकंद तो मुँह मीठा। अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिया का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके
घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े में आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रही है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे को। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खबास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिलट कर झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई सब आ जाएं जल्दी से। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी, राधे बेटी की सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आ गईं। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक फद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी में कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल में जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी, जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैसकोप का गीत जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैसकोप का गीत तो गा चंपिया, डरती काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी में। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा जो धीरे धीरे गुनगुना रही है। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी लाल पान की बेगम। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।